हिंद स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 5th की हिंदी जो हिंदी ग्रामर है हमारी हिंदी व्याकरण उसका पाठ 1 पढ़ेंगे। वो क्या है? भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण को समझने से पहले हमें व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले व्याकरण में क्या ज़रूरी है, मतलब हमारा जो वाक्य होता है वह किस किस से मिलकर बना होता है। उसमें संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण होते हैं, है ना, और क्या होता है, क्रिया होती है। तो ऐसे इन सभी टॉपिक से या इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से मिलकर हमारा क्या बनता है, व्याकरण बनता है। तो और वाक्य बनता है। तो सबसे पहले क्या, किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शब्दों के समूह का। और वो शब्द क्या होते हैं, कोई ना कोई नाम जरूर होते हैं और उनको कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है। जैसे क्या हुआ, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। शब्दों को सही प्रयोग करके समझने के लिए इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में। कितने? 8 वर्गों में। तो सबसे पहला क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा किसे कहते हैं हम? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा कैसे? जैसे क्या होता है? राम, है ना, ये व्यक्ति का नाम। फिर पेन या टेबल, कुछ भी, ये वस्तु का नाम। और स्थान का नाम क्या हुआ? इंदौर। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी संज्ञा। क्या हुई? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा एक बार फिर से, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं। आगे आता है सर्वनाम। क्या कहते हैं इसे? सर्वनाम। और सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर। जैसे हम राम संज्ञा है तो हम बार बार राम न बोलकर हम राम की जगह पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वह। तो वह शब्द क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? सर्वनाम। तो हम क्या कहेंगे इसकी परिभाषा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जिस तरीके से मैं परिभाषा बोल रही हूँ उसके बाद सेकेंड टाइम आपको भी मेरे पीछे रिपीट करना है, जिससे आपको परिभाषा अच्छे से याद हो जाएगी। संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद आता है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं हम? क्रिया वह है जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। क्रिया क्या साधन है? जिसके माध्यम से संज्ञा के कार्य या अवस्था की क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। अब क्या आता है आगे? आगे आता है विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो विशेषण किसे कहेंगे हम? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। तो ये क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा है उसके बारे में कुछ अतिरिक्त खासियत को बताता है। ठीक है, तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा की खासियत को बताता है। जैसे राम बहुत बुद्धिमान है। कैसा है राम? बुद्धिमान है। तो ये बुद्धिमान शब्द है, यह किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। तो राम क्या, कैसा है राम? बुद्धिमान है। तो ये बुद्धिमान शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। ठीक है, बुद्धिमान शब्द क्या हुआ? विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हम किसे कहेंगे? जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी हमने किसकी विशेषता यहाँ पर देखी थी? संज्ञा की। लेकिन अब क्या आ रहा है? क्रिया की विशेषता, है ना। तो जैसे क्रिया कैसी? जाना, खाना, है ना। राम स्कूल जाता है। अब राम स्कूल जाता है, इसमें जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन कैसे जाता है? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। कैसे जाता है? तो ये जो धीरे धीरे शब्द है वह क्या हुआ? क्रिया विशेषण। इसने किसकी विशेषता बताई? क्रिया की। राम जाता तो है लेकिन कैसे जाता है? धीरे धीरे जाता है, जल्दी जाता है, दौड़ कर जाता है। ठीक है, तो राम स्कूल जाता है
और उसमें यदि हमने जोड़ा राम स्कूल धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या हुआ, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो विशेषण, क्रिया विशेषण। अब आता है संबंध सूचक। संबंध सूचक वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग के संबंध को दर्शाते हैं। संबंध सूचक कैसे शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य के दूसरे भाग का संबंध दर्शाते हैं। अब आता है संयोजक। क्या आता है, संयोजक। संयोजक शब्द किसे कहते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो बीच में आकर दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। दो शब्द या दो वाक्य, इनको जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, संयोजक शब्द कहेंगे। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक किसे कहेंगे हम, विस्मयादि बोधक शब्द, इसका प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं का व्यक्त होना, जैसे खुशी, दुख आदि को प्रकट करना, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग या फिर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। हमारे मन के जो भाव होते हैं, हम कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कभी कभी, है ना, तो हमारे जो ये मन के भाव है, तो इन्हें जो प्रकट करता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि। और ऐसे शब्दों के अंत में क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। कैसा चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या हुआ, विस्मयादि बोधक। अब हमने जो मुख्य भाग है उन्हें हमने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं हमारे लेसन की ओर। वो क्या है, भाषा और व्याकरण। क्या है हमारा पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। तो यहाँ पर क्या है, दो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बॉय है या जो लड़का है वो पूछ रहा है लड़की से कि आज राधिका तुम्हारे साथ नहीं आई, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क। और तो जो लड़की है वो बोल रही है नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज वह घर पर रहकर आराम करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपस में क्या हुई, बातचीत हुई। क्या हुई, दोनों की बातचीत हुई। तो हम अपने मन के भाव या विचारों को, जो हमारे मन के भाव हैं या विचार हैं, भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। शुरू शुरू में जब आदि मानव भाषा नहीं जानते थे, तब वे अपनी बात संकेतों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते थे। सांकेतिक भाषा का प्रयोग आज भी होता है, परंतु इसका उपयोग बहुत सीमित है। ठीक है, जब आदि मानव थे, उनके पास कोई शब्द नहीं थे, वो कुछ बोलना नहीं जानते थे, इसलिए वो क्या करते थे, संकेतों के माध्यम से इधर उधर ऐसा करके और अपनी बात प्रकट करते थे। लेकिन आजकल क्या है, बहुत से शब्द ऐसे उपयोग में लिए जाते हैं, है ना, जो जिससे हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। मानवता का जैसे जैसे विकास हुआ, उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली और इन ध्वनियों की सहायता से भाषा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, भाषा का। ठीक है, भाषा के निर्माण के क्रम में हजारों शब्दों का भी निर्माण हुआ। जब मानव के पास भाषा की शक्ति आई, तो उसके जीवन में तेजी से बदलाव हुआ। जब हम संकेतों के माध्यम से किसी को हमारी बात बताना चाहते हैं, तो वह स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन जब हम कुछ बोलते हैं तो वह बात बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाती है। तो ऐसे जिस प्रकार शब्दों का जैसे जैसे प्रयोग होने लगा, वैसे वैसे मानव क्या करने लगा, उन्नति करने लगा। तो कुल मिलाकर भाषा की परिभाषा क्या हुई, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान कर सकें। हम हमारे मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकें, किसके माध्यम से, बोलकर, है ना। तो वह क्या हुई, भाषा हुई। भाषा मतलब हमारे मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना भाषा है, या आदान प्रदान करना भाषा है। अब हम दो तरह की भाषा में यहाँ लिख सकते हैं। क्या है, भाषा के रूप कितने हैं, भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो। कौन कौन से, नंबर 1 मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप, दो रूप। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है, किसे कहेंगे मौखिक भाषा, हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करना, है ना, मौखिक भाषा कहलाती है। उसके शब्द से ही, जो शब्द है उससे ही उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर। तो हम जब अपने मन के भाव को बोलकर किसी के सामने स्पष्ट करें, तो वहाँ पर कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा होगी। और लिखित भाषा हम किसे कहेंगे, लिखित भाषा अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करना, है ना। एक तो हम बोलकर व्यक्त कर सकते हैं और दूसरा क्या, हम लिख कर व्यक्त करते हैं। तो जब हम अपने विचारों को लिख कर किसी के सामने व्यक्त करते हैं, तो वह कौन सी भाषा हुई, लिखित भाषा। आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक हमने भाषा के कितने रूप समझे, दो रूप। कौन कौन से, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा।
ठीक है। अब भारत एवं विश्व की भाषाएं, अब भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, संसार में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जैसे कौन कौन सी? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी आदि। ठीक है। इसी तरह भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत के कई राज्यों की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। कई राज्यों की मुख्य भाषा, जो भारत है उसमें कई राज्यों में मुख्य भाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। इसलिए हिंदी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दे दिया गया है। हिंदी के अलावा भारत में उर्दू, तेलुगु, उड़िया, तमिल, पंजाबी आदि अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। कुछ राज्यों की प्रमुख भाषाएं निम्नलिखित है। ठीक है, हमारा जो भारत है उसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ की जो मुख्य भाषा वो क्या है? हिंदी है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी दे दिया गया है। अब आता है राज्य और उनकी भाषाएं। जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमी। उड़ीसा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी और केरल में क्या होगी? मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। अब हम आगे चलते हैं। बोली, भाषा के बाद क्या आता है? बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। हमारे घर में हम जो बोलचाल की भाषा रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बोली। बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है। इसमें साहित्य लिखने का कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, बोली एक क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं कहेंगे हम इसे। यह थोड़ी थोड़ी दूर में मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में ये बदल जाती है। जहाँ पर जैसे अभी हम हैं, यहाँ पर हम हमारे घर में कुछ अलग भाषा प्रयोग करते हैं, हम थोड़े से दूर अलग जाएंगे तो वहाँ पर कुछ अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। तो यह कैसा है? ये बोली कैसी है? क्षेत्रीय रूप होती है। बोली किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। एक क्षेत्र की विशेष बोली होती है और वहाँ पर बोली जाती है। राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये क्या है? बोलियों के उदाहरण। इसके बाद आता है लिपि। अभी तक हमने क्या क्या समझा था? व्याकरण में हमने क्या क्या समझा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और विशेषण के बाद क्रिया, और क्या समझा था बताइए आप? क्रिया के बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और संयोजक, और क्या आखिरी में क्या था हमारा? विस्मयादि बोधक। फिर हम किस पर आए थे? भाषा और व्याकरण में। भाषा और व्याकरण में हमने क्या क्या सीखा? भाषा। भाषा के बाद भाषा के मुख्य प्रकार। कितने प्रकार? मुख्य 2 प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। फिर क्या थी? बोली। अब क्या आ रही है? लिपि। तो लिपि में क्या हम जानेंगे? हम लोग जिन ध्वनियों को मुंह से बोलते हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? हम लिपि कहा जाता है। हम जो बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अब एक ही लिपि में सारी भाषाएं नहीं लिखी जाती है, उनके लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि एक लिपि में भी कई भाषाएं लिखी जा सकती है ना। उदाहरण के लिए हम क्या कहेंगे? जैसे संस्कृत है, हिंदी है, गुजराती और मराठी है। ये सब भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में। क्या कहते हैं उस लिपि को? देवनागरी। हम जो हिंदी पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, गुजराती है और कौन सी? मराठी, संस्कृत, ये सब कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। इसी तरह अंग्रेजी किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। उर्दू किस में लिखी जाती है? फारसी में। और पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, तो हमने अभी लिपि के बारे में जाना। लिपि का मतलब क्या? जो हम हमारे मन के भाव को लिखकर प्रकट तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग होता है। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। और लिपि हमारी जो हिंदी भाषा है वह कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में। अब आता है व्याकरण। वास्तव में व्याकरण होता क्या है? ठीक है, आप लोग समझते हैं व्याकरण क्या होता है? हम जो कुछ बोलते हैं, हम लिखते हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है। तो व्याकरण हमें उस चीज़ का ज्ञान कराता है कि हम जो लिख रहे हैं उसमें कितनी अशुद्धि है और कितनी शुद्धि है। तो जो व्याकरण है वह हमें किसकी वाक्य की शुद्धि या अशुद्धि का बोध कराता है। ठीक, किसी भी भाषा को व्यवहार में लाने के लिए व्याकरण का बहुत महत्व है। आप भाषा कैसे बोलें या लिख रहे हैं, आपकी भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है?
व्याकरण से। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है या हमें उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, हमने पाठ में क्या क्या जाना, तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हम अपने मन के भाव या विचार भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। किसके माध्यम से हमारे मन के भाव दूसरों तक पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है? लिपि। भाषा को हम किस तरीके में लिखते हैं? लिपि में। और हमारी हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, अब व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी प्राप्त होती है। तो व्याकरण से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? भाषा के शुद्ध रूप की। हमने जो लिखा है या हम जो बोल रहे हैं वह सही है या नहीं। ठीक है, आज हमने ये जाना। अब आता है अभ्यास। अभ्यास में क्या है? सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो भाषा के मुख्यतः रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 4, 2 या 3। तो कितने रूप होते हैं? 2। अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करना क्या होता है? लिख कर व्यक्त करना लिखित भाषा। हिंदी को का दर्जा दिया गया। हिंदी को किसका दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा। ठीक है, केरल की भाषा है। केरल की भाषा क्या है बताइए? केरल की भाषा है कन्नड़। किसी भी भाषा को व्यवहार में लाने के लिए हम क्या करते हैं? किसका महत्व बहुत होता है? व्याकरण का। अब इसमें से हमको छांटना है तो किसका महत्व होता है? व्याकरण का। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा से आप क्या समझते हैं और बोली किसे कहते हैं? ये प्रश्न है, इनके उत्तर हमें पाठ में मिलेंगे। तो आपको कोशिश करना है इन प्रश्नों के उत्तर की लिखने की रफ कॉपी में। फिर जब आपके पास PDF आए तो आप उसको चेक कर लें। ठीक है, आगे आता है लिपि किसे कहते हैं। लिपि का हमने अभी जाना था। क्या था कि हम जो कुछ लिखते हैं उसको कुछ विशिष्ट चिन्हों में दर्शित करने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। हम जो बोलते हैं उसको लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिपि का। लिपि उसमें क्या होता है? जो निर्धारित किए गए हैं कुछ विशिष्ट चिन्ह, जिससे हमें पता चलता है कि यह शुद्ध है या अशुद्ध। और व्याकरण का भी हमने अभी परिभाषा जानी थी। हमारे भाषा के शुद्ध रूप को जानने का साधन है व्याकरण। तो इन सब की परिभाषाएं आपको बुक में मिलेगी, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दिए गए वाक्यों में भाषा के किस रूप का वर्णन किया गया है? लिखिए। तो रोहित किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा है तो कौन सी भाषा का हुआ? कुछ लिखा हुआ है और वह पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी भाषा आएगी? लिखित भाषा। ऐसे ही गली में नुक्कड़ नाटक हो रहा है। अब नाटक में क्या करते हैं? बोलते हैं, इसलिए वहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग होगा? मौखिक भाषा का। ऐसे ही सुषमा कविता लिख रही है। लिखने के लिए कौन सी भाषा? लिखित भाषा। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। भाषण देने में हम क्या करते हैं? बोलते हैं, इसलिए मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। रेशमा पत्र लिख रही है। यहाँ पर भी कौन सी भाषा? लिखित भाषा। और रवि अखबार पढ़ रहा है। पढ़ना मतलब जो हम कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं तो कौन सी भाषा? लिखित भाषा। आगे आता है अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है, तो लिखने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी भाषा? लिखित भाषा। मैं जो भी आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, उसको आपको अपनी बुक में फिल करना है। अभी फेयर कॉपी में नोट नहीं करें, जब आपके पास PDF आए तो आप फेयर कॉपी में भी इसे नोट करें। अभी आपको जो जो भी समझाया गया है आप खुद से पाठ को पढ़ें और उसको अपनी बुक में फिल करें। दिए गए राज्यों की भाषाएं लिखिए। अब यहाँ पर राज्यों की भाषाएं लिखते हैं। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। उड़ीसा में उड़िया। असम में कौन सी? असमी। ऐसे ही आपको इन सारी भाषाओं के नाम अपनी बुक में पाठ के आधार पर फिल करना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपके अक्षर बहुत सुंदर हो और मात्राएं सही हो, कोई गलती ना हो आपकी कॉपी में, ताकि आपको जब एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो आपको कोई कठिनाई ना हो। आगे दी गई वर्ग पहेली में कुछ भाषाओं के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढिए। इस वर्ग पहेली में भाषाओं के नाम हैं, जैसे गुजराती, ठीक, और कौन सी है? मराठी। तो ऐसे आपको इसमें से नाम ढूंढना है सारी भाषाओं के, और उसको भी आपको अपनी कॉपी में यहाँ नीचे लिखना है। ठीक है, आपको ये सब अपनी बुक में पहले फिल करना है, फिर PDF के माध्यम से आपको इससे अपनी कॉपी में नोट करना है।